हाय बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये जो चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कैसे आया है। तो यहाँ पे सर्कुलेटरी रेफर करता है सर्कुलेशन से, एंड सर्कुलेशन का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी फ्लूइड का कंटिन्यूअस मूवमेंट, राइट। तो जब हम किसी भी फ्लूइड को कंटिन्यूअसली मूव कराते हैं, जहां पे वो फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह तक जाके वापस ओरिजिनल जगह पे आता है एंड ऐसे कंटिन्यूअस एक फ्लो होता रहता है, इस चीज को हम बोलते हैं सर्कुलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एयर कूलर की बात करें, अगर तुम्हारे घर में कूलर होगा तो तुमने देखा होगा उसके अंदर पानी भरा होता है एंड वहां पे एक छोटा सा पंप रखा होता है एंड तुम्हारे एयर कूलर में जो सूखी घास लगी होती है वहां तक पंप उस पानी को भेजता है पाइप के द्वारा, और फिर वो पानी सारी घास को गीला करता हुआ नीचे आता है वापस से टैंक तक। तो कहीं ना कहीं कूलर में सर्कुलेशन हो रहा होता है, लेकिन वहां पे सर्कुलेशन होता है वाटर का। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो जब भी हमारी बॉडी पे कहीं पे कोई कट लग जाता है या इंजरी हो जाती है तो वहां पे तुमने देखा होगा ब्लड निकलता है, सीधी सी बात है। तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर तो है, ठीक है, लेकिन वाटर सर्कुलेट नहीं करता। हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड सर्कुलेट करता है वो होता है ब्लड, राइट। हमारी बॉडी में जो पंप है उसका काम करता है हार्ट, एंड हमारी बॉडी में जो फ्लूइड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है वो होता है ब्लड। एंड हमारा ब्लड जिन पाइप से होके गुजरता है उन पाइप्स को भी हम बोलते हैं आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। आई होप सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट अभी तुम लोग को समझ में आ गया होगा। फाइनली अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद चैप्टर सर्कुलेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने चैप्टर के सिलेबस की। ये है हमारे चैप्टर का कंप्लीट सिलेबस। अगर इस सिलेबस की हम ब्रॉडली बात करें तो ये तुम्हारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस चैप्टर में सबसे पहले बात होगी ब्लड की, जो हमारी बॉडी का फ्लूइड है जो सर्कुलेट कर रहा है पूरी बॉडी में। तो ब्लड भी पढ़ना इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 1 में हम ब्लड की बात कर रहे होंगे। ब्लड के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। एंड इसके बाद सेकंड पार्ट में हम पढ़ रहे होंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मैंने दो पार्ट्स में इसीलिए इस चैप्टर को बांट दिया है बिकॉज ब्लड में ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एंड अगर दोनों ही पार्ट्स में एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा एंड फिर तुम इस वीडियो को देखोगे भी नहीं। पार्ट 1 में हम ब्लड की बात कर रहे होंगे। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस को अगर तुम ध्यान से देखोगे क्या क्या चीजें हमें ब्लड में पढ़नी है। फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, जहां पे हमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में देखना है। फिर हमें फ्लूइड और लिम्फ के बारे में भी देखना है। फिर यहाँ पे हमें कुछ रीजंस देखने हैं, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स, एंड इसके बाद में हमें ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन के बारे में भी देखना है। एंड इसके साथ में एक टॉपिक तुम्हारा लास्ट में ब्लड से रिलेटेड है विच इज एबीओ ग्रुप एंड आरएस सिस्टम। तो इतने टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। बाकी और चीजें तुम्हारी सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। आई होप इतना क्लियर है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है फ्लूइड्स। तो बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड्स हमारे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में सिर्फ ये 3 ही फ्लूइड्स होते हैं, बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं। एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में ढेर सारे फ्लूइड्स हैं, लेकिन हमें कितने पढ़ने हैं, हमें ये सिर्फ 3 फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है, जो कि कौन कौन से हैं। एक तो तुम्हारा ब्लड हो गया जो तुम्हारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। दूसरा तुम्हारा टिश्यू का फ्लूइड हो गया, एंड थर्ड इज लिम्फ। ब्लड, टिश्यू, फ्लूइड एंड लिम्फ। अब इनको पढ़ना क्यों जरूरी है, बिकॉज ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ब्लड के बारे में तो हम डिटेल में भी आगे पढ़ रहे होंगे, लेकिन टिश्यू, फ्लूइड एंड लिम्फ के बारे में थोड़ा सा तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, बिकॉज एग्जाम में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड की अगर हम बात करें दे ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन सेल्स इन दी ऑर्गन्स। ऑर्गन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके बीच का स्पेस भरते हैं टिश्यू फ्लूइड्स। एंड बात करें अगर लिम्फ की, कंटेन्ड विद इन लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स सच एज दी स्प्लीन एंड दी टॉन्सिल्स। ये तुम्हारे इन ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स में सच एज स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स। टिश्यू, फ्लूइड एंड लिम्फ ये तुम्हारा एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक या फिर ट्रू फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे ब्लड के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ब्लड कहाँ पे पाया जाएगा, ब्लड इज कंटेन्ड इन द हार्ट एंड इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है, एक में आर्टरी होती है, वेन्स होती हैं एंड कैपिलरीज होती हैं। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी का पंप है यानी कि हार्ट हमारा, उसके अंदर भी ब्लड कंटेन करेगा। एंड ये तुम्हारा मिलके क्या बनाते हैं, दे ऑल मेकअप द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ रहे होंगे। चलो भाई, ये 3 हमारे फ्लूइड्स हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड की हमें डिटेल में बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड के कॉम्पोजिशन की। ब्लड हमारा मेनली 2 पार्ट से मिलकर बनता है। एक तुम्हारा होता है प्लाज्मा यानी कि लिक्विड पार्ट ब्लड का, एंड सेकंड इज सेलुलर एलिमेंट्स, उसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो। यहाँ पे प्लाज्मा यानी कि फ्लूइड पार्ट तुम्हारे ब्लड का होता है 50 to 60%, एंड ये तुम्हारा बेसिकली लाइट येलो कलर का होता है। प्लाज्मा का कलर अगर तुमने देखा होगा, कभी नहीं देखा है तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ब्लड को ऐसे सेपरेट किया गया है, उसका एक प्रोसेस होता है
एंड बेसिकली यहाँ पे ब्लड को सेपरेट किया गया। तो तुम ये जो येलो पार्ट देख रहे हो, दिस येलो पार्ट, दिस इज प्लाज्मा, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। एंड इस प्लाज्मा का भी अपना एक फंक्शन होता है, एंड इसका फंक्शन हमारे कोर्स में नहीं है, बट इसके बारे में तुम नेट पे सर्च कर सकते हो। सो यहाँ पे ये येलो कलर का होता है, ये तुम्हें जानना जरूरी है, बिकॉज एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो यहाँ पे फ्लूइड पार्ट हमारा प्लाज्मा हो गया, एंड इट इज 50 to 60%। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल्यूलर पार्ट्स में। हमारे ब्लड में सेल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। सो सेल्स की बात करें, एक होता है रेड सेल, एक होता है व्हाइट सेल, एंड ऑल्सो प्लेटलेट्स। एंड ये तीनों ही सेल्स मिलके कंस्टिट्यूट करते हैं अबाउट 40 to 45% इन आवर ब्लड, मतलब 40 से 45% तक हमारे ब्लड का ये पोर्शन होता है सेलुलर एलिमेंट्स का। तो ये तीन टाइप के सेल्स हैं, एक तुम्हारे रेड ब्लड सेल्स हो गए, फिर दूसरे तुम्हारे व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, एंड थर्ड तुम्हारे ब्लड प्लेटलेट्स हो गए। एंड यहाँ पे तुम लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, दैट इन तीनों ही सेल्स के लिए यहाँ पे अलग अलग जो ये वाले नेम्स दिए हैं, ये भी तुम्हें याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज कभी कभी एग्जाम में इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। मान लो उसने रेड ब्लड सेल नहीं बोला, उसने बोल दिया एरिथ्रोसाइट, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। एंड उसी के साथ व्हाइट ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो इनका नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। फिर उसके बाद अगर हम ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें तो इनका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये वाले नाम भी तुम्हें पता होने चाहिए, बिकॉज एग्जाम में कभी कभी इस नाम से क्वेश्चन आ जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट टाइप के सेल्स की, जो कि होते हैं रेड ब्लड सेल्स। नाम से ही पता चल रहा है इनका कलर कैसा होगा, रेड कलर का, और इनका नाम क्या होगा, एरिथ्रोसाइट्स। यहाँ पे एरिथ्रो तुम्हारा ये जो है ये रेड से रिलेट करता है, तो ऐसे तुम याद रख सकते हो। बाकी आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स में रेड कलर के होते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग इमेज में देख सकते हो सामने, दैट रेड ब्लड सेल्स देखने में कैसे लगते हैं। तो इनका जो शेप होता है वो तुम्हारा बायकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। डिस्क यानी कि राउंड शेप के हैं, एंड ये दोनों तरफ से बायकॉन्केव होता है, मतलब दोनों तरफ से कॉन्केव शेप का होता है। कॉन्केव लेंस तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इस तरह का कॉन्केव लेंस कुछ ऐसा होता है। तो दोनों तरफ से ये कॉन्केव होती है डिस्क, और ऐसा कुछ यहाँ फ्लैट सरफेस नहीं होगा, एंड में इस तरह राउंड शेप होता है। तो इस तरह का कुछ कुछ शेप तुम्हारा आरबीसी का होता है, यहाँ पे बना हुआ देख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, बायकॉन्केव डिस्क लाइक शेप इनका होता है, एंड स्ट्रक्चर बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। सो स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर से याद रखना। रेड ब्लड सेल्स आर बायकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे कभी कभी रीजन पूछ लिया जाता है कि आरबीसी क्यों इतने एफिशिएंट होते हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। बिकॉज आरबीसी का जो मेन काम होता है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके बाकी सारे बॉडी पार्ट्स तक ले जाने का होता है। सो आरबीसी क्यों इतने अच्छे होते हैं ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने में, इसका मेन रीजन यही होता है कि जो इनका शेप है वो बायकॉन्केव डिस्क शेप है। तो यानी कि इनका जो सरफेस एरिया होता है, देखो इसका लार्ज सरफेस यहाँ पे बना, यहाँ पे सरफेस इसका खुला है, यहाँ पे सरफेस खुला है, दोनों तरफ इसका सरफेस देखो बढ़ा हुआ है। फ्लैट सरफेस का जो सरफेस एरिया होता है कम होता है, वहीं पे कोई सरफेस अगर ऐसे घूमी हुई हो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है कई गुना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका ज्यादा सरफेस है, तो ये ज्यादा ऑक्सीजन अपने से समेट के ले जा सकता है दूसरे ऑर्गन्स तक। यानी कि इसका लार्ज सरफेस एरिया हेल्प करता है एंड मेक्स इट एफिशिएंट इन एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में इसका लार्ज सरफेस एरिया, जो कि इसके बायकॉन्केव डिस्क लाइक शेप की वजह से आता है, इसकी वजह से ये ज्यादा अच्छे तरीके से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाता है। आई होप ये पॉइंट तुम लोगों को समझ में आ गया है। दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लार्ज सरफेस एरिया की वजह से ऑक्सीजन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द स्मॉल साइज enables them to travel through very fine capillaries. ऑल्सो ये जो सेल्स तुम यहाँ पे देख रहे हो इतने बड़े बड़े बनाए हैं मैंने, बट इनका जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोन्स में इनका साइज होता है। सो यहाँ पे इनका छोटा साइज इन्हें हेल्प करता है टू ट्रैवल इन थिन कैपिलरीज। जो कैपिलरीज हमारी बॉडी में होती हैं, मतलब जो पाइप्स होती हैं जहां से ये ब्लड फ्लो करता है, तो एंड पे जाके यानी ऑर्गन्स के पास जब ये ब्लड पहुंचेगा तो वहां पे बहुत ही थिन कैपिलरीज होती हैं, बहुत पतली पतली ट्यूब्स होती हैं। सो उनसे भी ये फ्लो कर सकता है आसानी से। क्यों? बिकॉज इन आरबीसीज का साइज बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद अब इनका जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज का होता है। मतलब एक बार जब ये बनेंगे 120 दिन तक एवरेज लाइफ इनकी होती है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो ये डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं? सो जो ओल्ड और वीक आरबीसीज होते हैं, दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो। सो ये लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो में जाकर डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। सो यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया था, दैट आरबीसीज तुम्हारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। सो तीन चीजें देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं। आरबीसी बनते कहाँ पे हैं? बोन मैरो में। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज का। एंड ये डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं?
ये डिस्ट्रॉय होते हैं, जो ओल्ड और वीक हो जाते हैं आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो में। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप रेड ब्लड सेल्स के बारे में जितनी बातें मैंने तुम लोग को बताई वो सारी समझ में आ गई होंगी। एंड इनका जो एवरेज कंसेंट्रेशन होता है, मतलब कितने आरबीसीज पाए जाते हैं एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में, सो वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 to 5 मिलियन पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर का अगर ऐसे बॉक्स बनाओगे ना क्यूब शेप का, तो उसके अंदर जितना ब्लड आएगा उसमें तुम्हारे 4.5 to 5 मिलियन पर सेंटीमीटर क्यूब इतने तुम्हारे आरबीसीज पाए जाते हैं। तो काफी ज्यादा अमाउंट है, मतलब इनका साइज इतना टाइनी होता है कि इतनी सी जगह में भी इतने सारे आरबीसीज हमारे प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, राइट। सो आई होप इसके बारे में तुम लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं उस पिगमेंट की जो कि हमारे आरबीसीज में पाया जाता है और जो बेसिकली हमारे आरबीसीज को रेड कलर देता है। यहाँ पे इमेज में तुम लोग देख रहे हो आरबीसी का कलर कैसा है, रेड कलर का। लेकिन अगर हम ओरिजिनल आरबीसीज की बात करें तो आरबीसीज की जो बॉडी होती है ना वो कलरलेस होती है, उसका कोई कलर नहीं होता। सो बेसिकली आरबीसीज हैव अ कलरलेस स्पॉन्जी बॉडी। यहाँ आरबीसी का जो बॉडी होगा वो एकदम कलरलेस होगा, लेकिन यहाँ पे आरबीसीज बेसिकली एक पिगमेंट कैरी करते हैं, एक पिगमेंट इनके अंदर होता है विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन। यही पिगमेंट आरबीसीज को रेड कलर प्रोवाइड करता है। एंड हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, सो हीमो वर्ड को शायद तुमने किसी और सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा, राइट। यहाँ पे तुमने हेमेटाइट पढ़ा होगा, हेमेटाइट एक आयरन ओर होता है। सो हेमेटाइट या फिर हेमे वर्ड की अगर हम बात करें या हीमो वर्ड की बात करें, सो कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है तुम्हारा आयरन से। तो आयरन कंटेनिंग एक पार्ट होता है हाइमिन, तो ये तुम्हारा इसके अंदर होता है। एंड इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो होता है ग्लोबिन। सो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, इस पिगमेंट का नाम क्या हो गया, वो निकल के आता है हीमोग्लोबिन। ये है यहाँ पे। सो हीमोग्लोबिन तुम्हारा एक आयरन का पिगमेंट होगा, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होगा, एंड यही तुम्हारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इसके बाद, इट हैज द एबिलिटी टू कंबाइन रेडिली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है एंड हो सकता है फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में पूछ लिया जाए या तुमसे क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन से ये कंबाइन करता है। बिकॉज इसका मेन काम क्या है भाई, आरबीसीज ऑक्सीजन को अपने अंदर कंबाइन कर लेते हैं और बाकी बॉडी पार्ट्स तक लेके जाते हैं। सो जब ये ऑक्सीजन को कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन, तो इसका नाम क्या हो जाता है, ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं इंपॉर्टेंट चीजें। फिर उसके बाद एन अनस्टेबल कंपाउंड विच रेडिली गिव्स अप ऑक्सीजन। अब ये बहुत ज्यादा कोई स्टेबल नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया तो ये ब्रेक ही नहीं होगा। ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है और कुछ नहीं है, तो वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक जाएगा एंड उन बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन दे देता है, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ऑक्सीजन फिर से रिलीज हो जाएगा। सो आई होप ये पॉइंट तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। नाउ इसके बाद इट कैन कैरी अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बिनो हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे ये स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है, बिकॉज तुम लोग को पता होगा दैट रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर भी रिलीज होती है। सो कहीं ना कहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी स्मॉल अमाउंट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है हीमोग्लोबिन। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तब इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाता है, इट इज नोन एज कार्बिनो हीमोग्लोबिन। सो ये दो नाम तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन कंबाइन करेगा तो क्या नाम होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इजी है याद रखना। एंड जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा तब वहां पे इसका नाम क्या हो जाता है, इट इज नोन एज कार्बिनो हीमोग्लोबिन। सो आई होप हीमोग्लोबिन के बारे में जितनी बातें मैंने तुम लोग को समझाई वो समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये टॉपिक बेसिकली रीजंस के फॉर्म में तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो बेसिकली हुआ क्या है कि मैमल्स के अंदर जो आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं उन्होंने कुछ अडेप्टेशंस की हैं, मतलब इन सेल्स ने अपने अंदर सेल ऑर्गेनेल्स कुछ हटा दिए हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं। सो यहाँ पे मैमलियन रेड ब्लड सेल्स व्हेन मैच्योर सर्कुलेट इन द ब्लड सिस्टम एंड आर डिवॉइड ऑफ सर्टेन ऑर्गेनेलीज। मतलब सेल के अंदर के जो कुछ पार्ट्स होते हैं, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, इन्होंने क्या किया है, अपने अंदर की कुछ सेल ऑर्गेनेलीज हटा दी हैं, रिमूव कर दी हैं। सो कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो, एक तो आरबीसीज के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, दूसरी चीज दे हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया एंड थर्ड पार्ट इज दे हैव नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इन तीन पार्ट्स को हटा देने से आरबीसीज को क्या बेनिफिट होता है एंड ओवरऑल इंसानों को यानी कि हमें क्या बेनिफिट होता है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्योंकि आरबीसीज ने न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया है अपने अंदर से, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो जब एक सेल के अंदर न्यूक्लियस था तो सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था। जब यहाँ पे सेल ने अपने सेंटर वाला न्यूक्लियस रिमूव कर दिया पूरी तरह से, तो कहीं ना कहीं सेल का जो शेप है वो डिस्क शेप का हो गया एंड वो बायकॉन्केव हो गया दोनों तरफ से। सो यहाँ पे रिमूविंग द न्यूक्लियस फ्रॉम द सेल
मेक्स द सेल बायकॉन्केव, एंड बायकॉन्केव होने की वजह से आरबीसीज का सरफेस एरिया क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से दे हैव बिकम मोर एफिशिएंट इन एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन, क्योंकि इनका सरफेस एरिया बढ़ गया है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है that RBCs have no nucleus, तो इसका क्या बेनिफिट होता है RBCs को। So RBCs have no nucleus, this makes their shape biconcave which increases their surface area। तो surface area बढ़ने से क्या होगा, उनकी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। So यही फायदा होता है having no nucleus का। Now next is they have no mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, बेसिकली तुम्हारी ऑक्सीजन कंज्यूम करता है सेल के अंदर, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो यहाँ पे कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता आरबीसीज में। That means that RBCs cannot use oxygen for themselves। सेल तुम्हारे ऑक्सीजन खुद के लिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। सो दैट मीन्स ऑल ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एंड डिलीवर्ड। सो तुम ऐसे समझ सकते हो, मान लो तुम्हें एक बच्चे को पिज्जा लेके देना है कि जाओ ये पड़ोसी के यहाँ दे आओ जाके। सो अगर तुम बच्चे के मुंह पे ही टेप लगा दोगे कि बच्चा वो खा ही ना पाए, तो इसका मतलब ये है कि वो सारा का सारा पिज्जा पड़ोसी को जाके दे आएगा, खुद नहीं खाएगा बीच में। सो वही इन सेल्स के साथ में है। यहाँ पे इन सेल के अंदर देयर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया, दैट मीन्स यहाँ पे सेल खुद ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं करेगा, जितनी ऑक्सीजन उसके ऊपर लगी है वो सारी की सारी ऑर्गन्स तक लेके जाएगा और उनको ट्रांसपोर्ट कर देगा। सो ये एक फायदा हुआ ऑफ हैविंग नो माइटोकॉन्ड्रिया। एंड सेकेंडली इस चीज का एक और भी बेनिफिट होता है दैट जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है उसको भी ये आरबीसीज कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं करेंगे और ग्लूकोज को भी कंज्यूम नहीं करेंगे। तो जितना भी रिसोर्स है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगा, ना कि ये खुद खा जाएंगे। सो क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज दे हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया, ये बेनिफिट है। नाउ थर्ड पार्ट, नाउ दे हैव नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी नहीं होता इनके अंदर। सो इससे क्या फायदा है, now this increases flexibility for their movement through the narrow capillaries। तो ये एब्सेंट होता है सेल के अंदर, जिसकी वजह से सेल फ्लेक्सिबल हो जाता है, आरबीसीज फ्लेक्सिबल हो जाते हैं एंड ये मूव कर सकते हैं पतली पतली थिन कैपिलरीज के अंदर, ये फायदा होता है। सो ये तीनों पार्ट्स मिसिंग है हमारे आरबीसीज के अंदर से, एंड इन तीनों पार्ट्स के मिस होने से क्या बेनिफिट इनको मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो इस चीज को रीजन फॉर्म में तुमसे पूछा जा सकता है। सो दैट्स व्हाई ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा इसका जो पीडीएफ है सेशन का ये नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं। सो चलो अभी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट व्हाइट ब्लड सेल्स। सो व्हाइट ब्लड सेल्स, नाम से ही पता चल रहा है व्हाइट कलर के ये होंगे, तो कलर याद रखने की तो हमें जरूरत ही नहीं है। याद हमें क्या रखना है, दैट इनका एक दूसरा नाम भी होता है, दैट इज ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स को ही कहते हैं, एंड कभी कभी हम इनको सिर्फ व्हाइट सेल्स भी कह देते हैं। ऐसा क्यों होता है, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट सेल्स भी सिर्फ कह दिया जाता है, बिकॉज ये जो अपना मेजॉरिटी टाइम होता है ना, 90% ऑफ देयर टाइम दे स्पेंड इन दी टिश्यू फ्लूइड। ये टिश्यू फ्लूइड में अपना 90% टाइम्स बिताते हैं, और ब्लड के अंदर सिर्फ ये अपना लाइफ स्पैन का 10% टाइम ही बिताते हैं। सो इनको सिर्फ हम कभी कभी व्हाइट सेल्स भी कह देते हैं। लास्ट में देखो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इनका मेजॉरिटी टाइम तुम्हारा टिश्यू फ्लूइड्स में बीतता है। अब यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो मोस्ट तुम्हारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं, अलग अलग डब्ल्यूबीसी के भी कई टाइप्स होते हैं जो कि तुम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे इनके बहुत सारे शेप्स होते हैं, लेकिन हम जनरल एक शेप की बात करें तो मोस्ट आर अमीबॉइड एंड कैन प्रोड्यूस स्यूडोपोडिया विद विच दे कैन स्क्वीज आउट थ्रू द वॉल ऑफ द कैपिलरीज इन द टिश्यूज। सो बेसिकली ये क्या कर सकते हैं, इनका शेप अमीबॉइड टाइप का होता है। सो ये स्यूडोपोडिया डेवलप कर लेते हैं एंड ये कैपिलरी से देख सकते हो इस तरह बाहर आ सकते हैं। मतलब ये ब्लड के अंदर हमेशा तो रहते नहीं है, ये बाहर निकल आते हैं कैपिलरी से जंप आउट करके। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायापेडिसिस। दिस प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट फ्रॉम द कैपिलरीज और जंपिंग आउट फ्रॉम द कैपिलरी इज नोन एज डायापेडिसिस। जहां पे ये क्या करते हैं, एक स्यूडोपोडिया ग्रो कर लेते हैं और इस तरह स्क्वीज आउट होके निकल आते हैं कैपिलरीज के अंदर। ये येलो कलर की तुम्हारी कैपिलरीज हैं एंड इसके अंदर से देखो ये बाहर निकल आए हैं। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायापेडिसिस। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। तो डायापेडिसिस क्या होती है, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे तुम लिख देना। नाउ नेक्स्ट, नाउ दे आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड ऑल्सो दे आर प्रोड्यूस्ड इन लिम्फ नोड्स, ऑल्सो कभी कभी ये लिवर और स्प्लीन में भी बन जाते हैं, बट मोस्टली ये रेड बोन मैरो और लिम्फ नोड्स में ही डेवलप होंगे। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, इनका एवरेज लाइफ स्पैन 2 वीक्स का होता है, मतलब कि बहुत छोटा है आरबीसी के कंपैरिजन में। आरबीसी का था 120 डेज, इनका सिर्फ 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन तक का इनका लाइफ स्पैन होता है। अब ये भी तुम्हारे सेम मैनर में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब इनका लाइफ स्पैन पूरा हो जाएगा, लाइफ खत्म हो जाएगी, तब ये भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन दी सेम मैनर एज आरबीसी। जैसे आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे थे जहां पे, सेम उसी तरह ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद अगला हम बात करते हैं दैट यहाँ पे फंक्शन क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का। जैसे कि हमारे रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या था,
दे वर दी ऑक्सीजन कैरियर्स, वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। सो WBCs का जो मेन काम होता है वो होता है बॉडी डिफेंस। सो बॉडी डिफेंस मतलब बॉडी को जर्म से, वायरसेस से एंड कोई भी जो आउटर सब्सटेंस है उससे बचाना। कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई बॉडी में हमें एंटर करना चाह रहा है, बिकॉज हमारे बॉडी के चारों तरफ एनवायरनमेंट में बेसिकली बैक्टीरियाज, वायरसेस ये सब फैले हुए हैं, सब हवा में ऐसे तैर रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं कि तुम कमजोर पड़ो, तुम्हारी बॉडी पे ये अटैक कर दें। सो इन्हीं सब जर्म से, वायरसेस से हमें WBCs प्रोटेक्ट करता है। अब ये कैसे करता है, चलो इसको पढ़ते हैं। सो पहला है फैगोसाइटोसिस। व्हाट इज दिस? So this is a process in which most WBCs engulf particle-like solid substances, especially bacteria. मान लो हमें कहीं पे चोट लगी और कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करना चाहता है। सो WBC क्या करता है, WBC जाएगा और उस बैक्टीरिया को ऐसे मुंह खोल के खा जाएगा, मतलब एनगल्फ कर लेगा अपने अंदर। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। सबसे सिंपल जो मैकेनिज्म इसका है काम करने का, ये जाएगा बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेगा अपने अंदर और फिर वो बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, ये बॉडी के अंदर तुम्हें एंटर करना चाह रहा है, मान लो तुम्हारी बॉडी में यहाँ पे कहीं चोट लग गई, ये बैक्टीरिया एंटर करना चाह रहा है। सो WBC आएगा, इसको एनगल्फ कर लेगा और फिर बाहर निकल जाएगा। सो कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा फिर। सो ये चीज है। तो कभी कभी होता क्या है कि ज्यादा इन्फेक्शन हमारी बॉडी पे अटैक कर देता है, तो बेसिकली WBCs उसको एनगल्फ करके बाहर निकल जाते हैं। सो होता क्या है इससे कि देयर इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन WBCs, मतलब बॉडी और WBC पैदा करती है ताकि वो जर्म से फाइट कर सके। सो जब भी ऐसा होगा, देयर इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन WBCs, सो दैट इंडिकेट्स कि हमारी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हुआ है। तो जब भी बॉडी बीमार पड़ती है, जब भी तुम बीमार पड़ते हो, तो जब भी तुम्हारे ब्लड का टेस्ट किया जाता है तो वहां ये भी देखा जाता है कि तुम्हारी WBC का काउंट कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। बेसिकली जब बढ़ रहा होता है, ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब यही होता है कि तुम्हारी बॉडी किसी इन्फेक्शन से फाइट कर रही है। एंड प्लेटलेट्स भी कभी कभी डिक्रीज हो जाते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। सो WBCs की बात करें, WBC इंक्रीज कर जाते हैं जब भी तुम्हारी बॉडी पे कोई इन्फेक्शन होता है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद अब हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की। सो कहीं पे भी जब हमारी बॉडी में चोट लगती है तो क्या होता है, WBCs ब्लड वेसल्स में से जंप आउट, डायपेडिसिस करके बाहर आ जाते हैं और वो जर्म से फाइट करते हैं। तो यहाँ पे दे फाइट अगेंस्ट दी जर्म्स एंड दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय द डैमेज सेल बाय फैगोसाइटोसिस। तो वो डैमेज सेल्स को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाता है, सूजन भी आ जाती है। सो ये भी एक तुम्हारा मैकेनिज्म है जिससे WBCs हमारी बॉडी में जर्म्स को एंटर करने से रोकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ये सबसे बेस्ट मैकेनिज्म होता है। अभी जब कोविड-19 फैला था तो सभी लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी, जिसकी वजह से WBCs कहीं ना कहीं मतलब सीख रहे थे लड़ना उस पर्टिकुलर वायरस से। सो एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं हमारी बॉडी में जो किसी पर्टिकुलर वायरस से लड़ते हैं। सो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कौन करता है, WBC ही प्रोड्यूस करते हैं। सो WBCs स्पेशली लिम्फोसाइट्स, ये तुम्हारा WBC का एक टाइप है। सो WBCs स्पेशली लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विच किल और न्यूट्रलाइज द जर्म्स और पॉइजन्स फ्रॉम देम। सो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज होते हैं ये हमारी बॉडीज को वायरसेस से या जर्म से या फिर तुम्हारे कोई पॉइजन्स जो उनसे निकलते हैं उनसे बचाते हैं। सो एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी सीखती है अलग अलग इन्फेक्शन से लड़ना, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चे ज्यादा प्रोन होते हैं किसी जर्म से या फिर इन्फेक्शन से, इसीलिए उनको वैक्सीनेट किया जाता है। एंड जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी सीखती जाती है किस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए क्या एंटीबॉडी डेवलप करना है, एंड हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली वो एंटीबॉडी बना के उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से लड़ लेती है। तो तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी कितना ज्यादा अच्छी है इन्फेक्शन से लड़ने में। सो आई होप WBCs का तुम लोग को फंक्शन समझ में आ गया होगा कि किस तरह WBC इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ती है। ये 3 प्रोसेस होते हैं एंड ये भी एग्जाम काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये तुम्हें पता होने चाहिए कि तीनों का मतलब क्या है एंड तीनों में किस तरह काम होता है। तो इसके बाद एक और अगली चीज है इसी से रिलेटेड। सो ये बेसिकली एक डिजीज के बारे में विच इज ल्यूकेमिया। नाउ इट इज अ कैंसर ऑफ द टिश्यू जो WBC फॉर्म करते हैं। इस केस में होता क्या है इस बीमारी में कि WBC की संख्या अचानक से बहुत बढ़ जाती है, नंबर इंक्रीजेस मैनीफोल्ड, बहुत मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर जाती है एट द कॉस्ट ऑफ RBCs। मतलब यहाँ पे WBC इंक्रीज कर जाएंगे, RBCs कम होते जाएंगे। सो तुम्हारी बॉडी को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी और ये बहुत ही ज्यादा फेटल होता है, मतलब ये एक आदमी को मार भी सकता है। सो ये बीमारी बहुत ही ज्यादा घातक है यहाँ पे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए जानना। एंड करेंटली द ट्रीटमेंट इज ओनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो इसका ट्रीटमेंट यही है कि तुम्हारा ब्लड पूरी तरह चेंज कर दिया जाए, किसी और पर्सन का ब्लड लेके तुम्हारी बॉडी का ब्लड पूरा चेंज कर दिया जाए। नाउ आगे यहाँ पे है एक और डिजीज है ल्यूकोपीनिया एंड दिस इज द एबनॉर्मल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ WBC। तो जब नंबर डिक्रीज होगा उस डिजीज का नाम क्या होगा,
ल्यूकोपिनिया। एंड जब तुम्हारा नंबर ऑफ WBCs बहुत ज्यादा मल्टीपल इंक्रीज हो जाता है सो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। सो ये जो डिजीज के नाम है ल्यूकेमिया एंड ल्यूकोपिनिया, दिस नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है फिल इन द ब्लैंक में या MCQ फॉर्म में एग्जाम में ये पूछ ले जाए, तो एटलीस्ट नेम याद रखना एंड किस पर्टिकुलर डिजीज में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है WBC का नंबर या डिक्रीज हो रहा है। ल्यूकेमिया में इंक्रीज हो जाता है और ल्यूकोपिनिया में डिक्रीज हो जाता है, बस इतना तुमको याद रखना है। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने तीसरे सेल की, जो कि होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। सो इनका अदर नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, अभी ये क्यों बोलते हैं ये समझ जाओगे तुम। सो इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, आरबीसीज का फंक्शन क्या था, ऑक्सीजन कैरी करना। WBCs का फंक्शन क्या था, बॉडी को प्रोटेक्ट करना। एंड जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं इनका काम होता है, दे आर इनिशिएटर्स ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सो ये ब्लड क्लॉटिंग को इनिशिएट करते हैं। कैसे एंड ब्लड क्लॉटिंग होती क्या है ये सब मैं बताऊंगा। देखो, ब्लड प्लेटलेट्स आर माइन्यूट ओवल और राउंड स्ट्रक्चर। तो ओवल शेप या फिर इनका राउंड स्ट्रक्चर होता है, इनका भी कोई न्यूक्लियस नहीं हो, एंड दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड फ्लोटिंग इन द ब्लड। सो यहाँ पे दे आर डेराइव्ड फ्रॉम सम जायंट सेल्स कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स इन दी बोन मैरो। तो बोन मैरो में ही बहुत ही जायंट सेल्स होते हैं मेगाकैरियोसाइट्स, उसमें ये बनते हैं। तो कहां बनते हैं उस सेल्स का नाम तुम्हें पता होना चाहिए, इनके पाए कहां जाते हैं, बोन मैरो के अंदर। तो सारी चीजें बोन मैरो से ही बन रही है, तो बोन मैरो काफी इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए जानना। आरबीसीज, WBCs एंड इवन ब्लड प्लेटलेट्स बनते कहां पे हैं, बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं, ये तुम्हारे स्पेशली ब्लड प्लेटलेट्स को बनाते हैं। और फिर इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सिर्फ 3 से 5 दिन तक ही टिकते हैं, मतलब हर 3 से 5 दिन में तुम्हारे ब्लड प्लेटलेट्स बनते हैं और फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। सो 3 to 5 डेज ही इनकी लाइफ होती है। एंड ये डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं, ये डिस्ट्रॉय होते हैं तुम्हारे स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन बेसिकली एक लिम्फेटिक ऑर्गन है जो कि तुम्हारे एब्डोमेन में होता है। सो ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंड लाइफ स्पैन काफी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बता दिया है। सो प्लेटलेट्स को हम इनिशिएटर्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हम कहते हैं, बिकॉज ये ब्लड क्लॉटिंग को इनिशिएट करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो जब भी हमें कहीं पे चोट लगती है एट द साइट ऑफ इंजरी, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट होकर केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ये केमिकल रिलीज करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। नाउ दीज थ्रोम्बोकाइनेज इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग, यही प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग को इनिशिएट करते हैं। क्लॉटिंग में बताता हूं क्या होता है, जब भी हमें कहीं चोट लगती है, जैसे यहाँ इमेज में तुम लोग देख सकते हो, ये एक पर्सन का चेहरा है, यहाँ पे देख सकते हो इसके चेहरे पे यहाँ क्लॉट बना हुआ है, कहीं ना कहीं घाव है, उसके ऊपर काला काला ऐसे क्लॉट बन गया है, खून का थपका जम गया है, ये हम कहते हैं। सो इट इज नोन एज ब्लड क्लॉट, यही ब्लड क्लॉट है जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है। सो ये होता कैसे है, तो इसके स्टेप्स देखते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। सो जब भी कहीं पे इंजरी होगी, सो इंजर्ड टिश्यू सेल्स एंड जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, दे रिलीज अ सब्सटेंस कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज सबसे पहले रिलीज होता है, याद रखना। तुम्हारे जो प्लेटलेट्स होंगे एंड जो इंजर्ड टिश्यूज होंगे वो थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज करेंगे। नाउ दिस थ्रोम्बोकाइनेज का ही एक और नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक ही चीज है, थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन एक ही चीज के नाम है। नाउ नेक्स्ट, इन सेकेंड स्टेप थ्रोम्बोकाइनेज जो रिलीज हुआ है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा। कैल्शियम आयंस तुम्हारे ब्लड के प्लाज्मा में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसके साथ मिलके ये कन्वर्ट कर देता है प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। सो प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव होता है, ये इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है जो कि एक्टिव कंपाउंड है। सो यहाँ पे इसका काम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज का, ये इनिशिएट करेगा। इनिशिएट करेगा मतलब ये किसी और को कन्वर्ट करता है, किसको, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। ये चीजें याद रखना। सेकेंड स्टेप में थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एक्टिव बन जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस रिएक्ट विद सॉल्युबल फाइब्रिनोजेन। अच्छा, ये सारे कंपाउंड जो मैं बता रहा हूं ये तुम्हारे ब्लड में ऑलरेडी होते हैं, बस इनएक्टिव पड़े हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही ये सब इनिशिएट होता है ना, सब रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। सो नाउ थर्ड स्टेप में यहाँ पे जो मैं बता रहा था, यहाँ पे यही थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन रिएक्ट विद फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन भी तुम्हारे ब्लड प्लाज्मा में ऑलरेडी है, एंड कन्वर्ट्स इट टू इनसॉल्युबल फाइब्रिन। तो फाइब्रिनोजेन को ये कन्वर्ट कर देता है इनसॉल्युबल फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजेन तुम्हारे ब्लड में पहले डिसॉल्व था, पहले वो दिख भी नहीं रहा था, एंड ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजेन के साथ रिएक्ट करेगा, उसको बना देगा फाइब्रिन। अब फाइब्रिन क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। सो अब ये जो फाइब्रिन होता है ये सॉलिड थ्रेड लाइक सब्सटेंस होता है, एंड ये बहुत ही स्टिकी होता है। सो ये आपस में चिपक चिपक के ऐसे बना लेता है एक मेश। तो जहां पे भी घाव होगा वहां पे ये एक मेश फॉर्म कर लेगा, एंड उस मेश से फिर और ब्लड बाहर निकल के नहीं आ पाता है। सो एक मेश फॉर्म हुआ, देन ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड इन द मेश। ब्लड सेल्स तुम्हारे ट्रैप हो जाते हैं मेश में, एंड इट श्रिंक्स एंड स्क्वीजेस आउट रेस्ट ऑफ द
प्लाज्मा विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्लियर लिक्विड कॉल्ड सेरम। तो तुमने देखा होगा जहां पे भी घाव होता है पहले तो वहां पे एक मेश फॉर्म हो जाता है एंड कभी कभी उसके अंदर से एक व्हाइट कलर का लिक्विड भी निकल के आता है, पानी जैसा कुछ घाव में से। सो बेसिकली उसको हम बोलते हैं सेरम एंड द सॉलिड मास विच इज लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड अ क्लॉट। और वहां पे जो काले रंग का ये सॉलिड मास बच जाता है इसी को हम कहते हैं क्लॉट। सो यही हमारा कंप्लीट प्रोसेस है ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। आई होप तुम लोग को ये पूरा समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया है तो यहाँ पे फिर देख सकते हो दैट द मेन रिएक्शंस इंक्लूडेड इन ब्लड क्लॉटिंग इज, 4 स्टेप्स में होता है। पहला हमारा स्टेप था सबसे पहला दैट इंजर्ड टिश्यू सेल्स एंड प्लेटलेट्स दे रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है जिसको हम थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड टू थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन रिएक्ट करेगा कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में किससे, ये रिएक्ट करता है तुम्हारा फाइब्रिनोजेन से। फाइब्रिनोजेन क्या होता है, सॉल्युबल होता है। नाउ दिस फाइब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन जो कि हो जाता है इनसॉल्युबल। अब फाइब्रिन क्या है, फाइब्रिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड ये थ्रेड्स क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं। तो ये आपस में जुड़ जुड़ के क्या बना लेते हैं, दे फॉर्म अ नेटवर्क और मेश। सो यहाँ पे ये मेश बन जाता है और फिर ये सॉलिडिफाई हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। फिर इसके अंदर से क्या होगा, जो बचा कुचा तुम्हारा प्लाज्मा होगा, ब्लड प्लाज्मा, वो व्हाइट कलर लिक्विड के फॉर्म में बाहर आ जाए जिसको सेरम बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो बचा हुआ तुम्हारा सॉलिड होगा वो क्लॉट हो जाता है। क्लॉट मतलब वही जो काला काला बन जाता है। सो ब्लड क्लॉटिंग का ये पूरा प्रोसीजर है। सो आई होप तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा। स्टेप नंबर 1 थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा या थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज होगा, ये तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा। स्टेप नंबर 2 है प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होता है, कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में, ये एक्टिव है, ये रिएक्ट कर सकता है। ये किससे रिएक्ट करता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन ये रिएक्ट करता है तुम्हारा फाइब्रिनोजेन से। फाइब्रिनोजेन सॉल्युबल होता है, फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट्स इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्टिकी होगा, जुड़ जुड़ के क्या बना लेगा, मेश। यही मेश बाद में सॉलिडिफाई होगा, श्रिंक होगा, जिसको हम लास्ट में क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज क्लॉट। सो आई होप ये पूरा प्रोसेस तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इसको 1-2 बार मन में दोहराओ एंड ये पूरा प्रोसेस तुम लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। सो इसके बाद नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की। अच्छा यहाँ पे एक तुम लोग को मैं सिचुएशन दे रहा हूँ। सपोज करो कि तुम्हारे फ्रेंड्स में से, फ्रेंड्स ना सही बट कोई दूर का तुम्हारा कोई जानने वाला है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है या उसको चोट लग जाती है या फिर उसकी बॉडी में अचानक से ब्लड की कमी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, किसी दूसरे पर्सन का ब्लड उस पर्सन को चढ़ाना होता है। जब भी ब्लड चढ़ाने की बात आती है, ब्लड डोनेट करने की बात आती है, तो हम ऐसा नहीं होता कि किसी का भी ब्लड किसी को भी दे सकते हैं। ब्लड डोनेशन में मेन चीज ये होती है कि जिस पर्सन का ब्लड तुम्हें चढ़ाया जा रहा है वहां पे तुम दोनों का ब्लड मैच होना चाहिए। अच्छा, मैच करते समय किन चीजों की हम बात करते हैं, वहां पे हम बात कर रहे होते हैं ब्लड ग्रुप्स की। तो ब्लड ग्रुप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एंड इसीलिए मैंने तुम लोग को ये सिचुएशन दिया है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एक ऐसे पाइप लगा है एंड यहाँ पे ब्लड चढ़ रहा है किसी और के। सो जब भी ब्लड ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वहां पे बहुत जरूरी हो जाता है इसके बारे में जानना, ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम इसको भी पढ़ने वाले हैं एंड ये हमारे कोर्स में भी है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो कई बच्चे इस चीज को इग्नोर कर देते हैं पढ़ना, दैट सबसे पहले ब्लड ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट था वो डिस्कवर किया गया था। सो ये इनका फोटो यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने ही, कार्ल लैंडस्टाइनर ने ही सबसे पहले डिस्कवर किया था अबाउट ब्लड ग्रुप्स। कहीं ना कहीं इनकी खोज आज भी काम आ रही है, अदरवाइज ब्लड ट्रांसफर कभी हो ही ना पाता, ठीक है, सही तरीके से। सो यहाँ पे क्या इन्होंने फाइंड किया, इसके बारे में पढ़ते हैं। सो जो ह्यूमन बींग्स में आरबीसी होते हैं, दे हैव सम स्पेसिफिक प्रोटीन्स ऑन देयर सरफेस एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीजेंस। मतलब जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, उनके जो सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एंटीजेंस। एंड जो प्लाज्मा होता है ब्लड का, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जस्ट अपोजिट। तो ये जो एंटीजन होते हैं इसको थोड़ा ध्यान रखना, मतलब हमारे आरबीसी के सरफेस पे जो प्रोटीन होंगे एंटीजन, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो नाउ दीज एंटीजेंस इन ह्यूमन बींग्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ह्यूमन बींग्स में ये सिर्फ 2 ही टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक तुम्हारा होता है एंटीजन ए, एक तुम्हारा होता है एंटीजन बी। मतलब प्रोटीन का नाम है ये प्रोटीन, एक तुम्हारा एंटीजन ए हो गया, एक एंटीजन बी हो गया। नाउ बेस्ड ऑन, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ दीज, देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स। मतलब देखो, अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, मतलब तुम्हारे ब्लड में जो आरबीसी है उसके ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है। फिर अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब क्या कि तुम्हारे आरबीसी में एंटीजन बी प्रेजेंट है। अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए बी है, कई लोग का ब्लड ग्रुप ए बी भी होता है, सो दैट मींस कि तुम्हारे ब्लड में एंटीजन ए और बी
दोनों ही प्रेजेंट है, दोनों भी हो सकते हैं, तभी ब्लड ग्रुप ए बी भी होता है। एंड मान लो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है, तो जब आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा, ना तो ए ना तो बी, तब हम उसको बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। तो इसीलिए काफी रेयर होता है। सो यहाँ पे एंटीजेंस तो ये हो गए, एंड एंटीबॉडीज जस्ट ऑपोजिट होता है, जिसके ए होगा उसका एंटीबॉडी बी निकल के आएगा प्लाज्मा में। तो एंटीजन ए जिसके प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडीज एंटी बी आ जाता है। एंटीजन बी जिसमें प्रेजेंट होगा उसका एंटीबॉडी एंटी हो जाएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट खैर नहीं है, लेकिन इतना पार्ट कि ब्लड ग्रुप क्या है तो कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, इतना पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट क्लास 10th लेवल के हिसाब से। सो ब्लड ग्रुप तुम्हारा ए बी एंड ओ, ये चार निकल के आते हैं तुम्हारे एंटीजन के हिसाब से। ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए है, बी एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप बी है, दोनों ही होंगे तो ए बी, एंड अगर कोई सा भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। ये हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज फाइंड की गई, दैट सिर्फ ब्लड ग्रुप से नहीं पता लगता कि तुम ब्लड किसी को डोनेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एक और चीज भी होती है, दैट इज नोन एज आरएच फैक्टर। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स तो हमने देख लिए, चार ब्लड ग्रुप हैं, ए बी एंड ओ, ये चार हमारे ब्लड ग्रुप हो गए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी देखी जाती है विच इज नोन एज आरएच फैक्टर। अब ये आरएच फैक्टर क्या है इसको देखते हैं। सो आरएच फैक्टर बेसिकली द ब्लड ग्रुप ऑफ मोस्ट पीपल कंटेन्स अ सब्सटेंस कॉल्ड आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि तुम्हारे ब्लड में ही पाया जाता है। सो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप का आरएच हो सकता है, या तो तुम आरएच पॉजिटिव हो सकते हो, या तो तुम्हारे ब्लड में ये होगा, या तो ब्लड में नहीं होगा, एब्सेंट। अगर तुम्हारे ब्लड में ये प्रेजेंट है, अगर तुम्हारे ब्लड में ये सब्सटेंस प्रेजेंट है, तब तुम्हें बोला जाएगा आरएच पॉजिटिव। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, आरएच प्लस भी लिख देते हैं सिंपल शॉर्ट फॉर्म में। एंड अगर तुम्हारे ब्लड में यही आरएच एब्सेंट होता है, तब हम बोलते हैं आरएच निगेटिव या आरएच माइनस। तो दो हैं, या तो तुम आरएच प्लस हो सकते हो या आरएच माइनस हो सकते हो। सब्सटेंस है तो आरएच प्लस, सब्सटेंस नहीं है तुम्हारे ब्लड में तो फिर आरएच माइनस। इसीलिए ब्लड ग्रुप सिर्फ ये नहीं होता ए बी एंड ओ, यहाँ पे आरएच फैक्टर भी बताया जाता है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है कि ए निगेटिव है, बी पॉजिटिव है कि बी निगेटिव है, ओ पॉजिटिव है कि ओ निगेटिव है, या फिर ए बी पॉजिटिव है या फिर ए बी निगेटिव है। सो यहाँ पे ब्लड ग्रुप भी जरूरी है एंड आरएच फैक्टर प्लस माइनस वो भी जरूरी है। अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एक पर्सन का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, सो इससे हमें क्या पता लगता है, दैट उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, एंड वहां पे उसका आरएच फैक्टर क्या है, इट इज पॉजिटिव। ये हमें पता लगता है ब्लड ग्रुप से। अब ये जानना इसीलिए जरूरी हो जाता है बिकॉज जब भी हम ब्लड ट्रांसफर कर रहे होंगे तो हमें इन दोनों चीजों का ध्यान रखना होगा कि हमारा आरएच फैक्टर क्या है और साथ में ब्लड ग्रुप क्या है। दोनों चीजें देखी जाती हैं, तभी डिसाइड करते हैं कि इस पर्सन का खून दूसरे पर्सन को चढ़ाया जा सकता है कि नहीं। एंड डोनेट करते समय ये चीज यहाँ पे काम आती है। सो जो ओ हमारा ब्लड ग्रुप होता है इसको यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, डायग्राम की हेल्प से तुम समझ सकते हो। दैट जो ओ ब्लड ग्रुप वाला होगा वो ए वाले को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, बी वाले को भी कर सकता है और ए बी वाले को भी डोनेट कर सकता है। मतलब जिसका भी ओ ब्लड ग्रुप होगा वो तीनों ही ब्लड ग्रुप्स को डोनेट कर सकता है, अपने अलावा ओ को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है। अब यहाँ पे जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा वो ए वाले को तो दे ही सकता है, साथ में ए बी वाले को भी दे सकता है। एंड जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा तो वो अपने सेम ब्लड ग्रुप यानी कि बी वाले को तो दे ही सकता है ब्लड, साथ में ए बी वाले को भी दे सकता है। एंड जो ए बी हमारा है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये सबसे ब्लड ले तो सकता है, रिसीव तो कर सकता है, लेकिन ये किसी और को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। सो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वो सबसे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन किसी और को दे नहीं सकता, सिर्फ ए बी वाले को ही ट्रांसफर कर पाएगा, ये वाला सेल्फ ट्रांसफर कर पाएगा। और वहीं पे ओ वाले की बात करें तो ओ वाला हर किसी को ब्लड डोनेट तो कर सकता है, लेकिन ओ वाला सिर्फ ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है और किसी और से ब्लड नहीं ले सकता, राइट। तो ये कुछ बातें थी ब्लड डोनेशन को लेके। तो ये तुम लोग को पता होनी चाहिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किस ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है। आई होप ये चीज तुम लोग को अब समझ में आ गई होगी अच्छे से। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में लिखे बेशक तुम लोग पूछ सकते हो। अब यहाँ पे तुम लोग के लिए दो होमवर्क क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। सो मैं यहाँ से हट जाता हूँ, तुम इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो एंड इन क्वेश्चंस का आंसर सभी बच्चे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताएंगे। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एंड इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश जरूर करना। एंड जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा तो मुझे पता लग जाएगा दैट तुम लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है एंड जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में तुम लोग को बताई हैं वो तुम लोग को अच्छे से समझ में आई हैं। सो अब इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का बाकी पोर्शन, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट तुम्हारी जो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे एंड जितना तुम्हारा बचा हुआ सिलेबस है इस चैप्टर का वो सब हम पढ़ रहे होंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए तुम्हें क्या करना है, इस वीडियो को तुम्हें लाइक करना है एंड इस वीडियो का लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 1000 लाइक्स का।
तो जल्दी से इस वीडियो को सब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड उनसे भी बोलो इस वीडियो को लाइक करने के लिए। एंड जैसे ही इस वीडियो पे 1000 लाइक्स पूरे हो जाते हैं वैसे ही चैप्टर का सेकंड पार्ट भी अपलोड हो जाएगा।